तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए बच्चा, आपके बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था सत्ता की साझेदारी, और चैप्टर 2 आज हम चल रहे हैं संघवाद। ठीक है, तो चैप्टर 2 देखते हैं बच्चा संघवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि संघवाद का अर्थ और परिभाषा है क्या। तो संघवाद जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, एक संघ और एक वाद, जिसमें से संघ का अर्थ होता है संगठन, यानी कि हमेशा एक साथ रहना, और वाद का अर्थ होता है विचार, यानी कि जहां पे एक साथ रहने का विचार आता है उसी को हम बोलते हैं संघवाद, यानी कि संगठित रहने का विचार। ठीक है, संघवाद है क्या, तो एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्था, एक संघीय होगा जिसमें हम केंद्र की बात करेंगे, और एक राज्यीय होगा या प्रांतीय होगा जिसमें हम राज्य सरकार की बात करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पूरे भारत देश के लिए एक सरकार है जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। कौन सा सरकार बोलते हैं? केंद्र सरकार। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, जिसके सबसे मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये पूरा देश के लिए एक सरकार है। लेकिन दिल्ली में भी एक सरकार है जिसको हम दिल्ली सरकार बोलते हैं, और जिसके मुख्यमंत्री कौन है? मुखिया कौन है? कौन है? सीएम रेखा गुप्ता। तो ये हो गई सीएम हो गई। तो इस वाले को कहेंगे प्रांतीय सरकार। समझ गए? जिस तरह आप देख सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, तमिलनाडु में स्टालिन है, कर्नाटक में कोई और है। तो इस तरह से ये बटा है। तो पूरे देश के लिए उसको केंद्र कहेंगे, और अपना अपना राज्य के लिए उसको क्या बोलेंगे? प्रांतीय सरकार या राज्यीय सरकार। बात समझ गए? तो ये दो स्तर की सरकार होगी। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किस तरह से काम करती है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण, यानी कि ताकत जो है दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। पूरे देश में केंद्र, राज्य में राज्य, प्रांत स्तर पे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य में बटी होती है, जिसमें से एक सरकार तो पूरे देश के लिए होती है और दूसरी सरकार जो है अपने राज्य स्तर पे होती है, और जिसके केंद्र सरकार के जिम्मे में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जो पूरा देश का सरकार होता है उसके जिम्मे में जो नेशनल इश्यू है उसका सब्जेक्ट होता है, उसी पे उसको काम करना है। और राज्य में राज्य के आधार पे जो सब्जेक्ट होता है उस पे काम करना है। जैसे अगर भारत की रक्षा करनी है तो रक्षा करने का काम किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। ठीक है, संचार, एक देश को, देश के एक कोना को दूसरे कोना से जोड़ना है किसी भी चीज से, रेल से या रोड से, किसी भी चीज से, या टेलीफोन से या डाक से, ये सब किसका काम है? केंद्र सरकार का, क्योंकि पूरा देश में एक जैसा नियम होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में पुलिस है या किसी बिहार में पुलिस है, तो पुलिस सेवा लोकल सेवा है, तो वहां पे लोकल भाषा आदमी को आना चाहिए जो पुलिस में काम करेगा। तो ये किसका है? राज्य का काम। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लीजिए पूरा भारत देश जो है पुलिस, भारत सरकार ही पुलिस सेवा दे रहा है। अब पुलिस सेवा हिंदी वाला आदमी सीधे चला जाएगा केरल में, वहां पे क्रिमिनल कुछ क्राइम कर दिया तो हिंदी वाला आदमी उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको कुछ पता चलेगा बातचीत में? नहीं। तो जो लोकल है पुलिस वाला, वो किसका सब्जेक्ट होता है? राज्य का। जमीन पे कितना टैक्स वैक्स लगेगा वो किसका काम है? राज्य सरकार। तो बड़ा मैटर है, राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इश्यू की बात है, तो किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती है। यानी कि दो तरह की सरकार है, एक तो पूरा केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों सरकारें ना अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है, कोई किसी के अंदर में नहीं है। सबको संविधान ने कहा है कि भाई आपका काम इस तरह का है, आपका अधिकार ये है। ठीक है, तो कोई किसी के नीचे नहीं है, स्वतंत्र है। बात समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। संघवाद की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्रीय सरकार और एक अन्य सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय पे कानून बनाती है, जो अभी मैंने कहा, और राज्य सरकार है राज्य से संबंधित विषय पे। जैसे दिल्ली में दारू मिलता है, यूपी में दारू मिलता है, इन सब जगह पे मिलता है। क्यों? तो यूपी सरकार ने दारू को अलाउ किया, दिल्ली सरकार ने दारू को अलाउ किया। लेकिन जाओगे गुजरात में दारू मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिहार में दारू मिलता है सरकार की तरफ से, चोरा छुपी बिकता है वो एक अलग बात है, ब्लैक में बिकता है वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने कहीं ठेका मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा। तो यहाँ के सरकार ने मना किया। तो ये जो सब्जेक्ट है वो किसका है? राज्य का। बात समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा।
दोनों स्तर की जो सरकार है अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र होकर काम करती है। केंद्र सरकार अपना काम करेगा, किसी का दबाव में नहीं आएगा, और ये राज्य सरकार है अपना काम करेगी, वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, अपना अपना स्वतंत्र काम है इन दोनों का। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक की सरकारें होती है, स्तर की सरकारें। अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह पे शासन करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए पूरा देश है? यहाँ पे मान लो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ये राजस्थान में राजस्थान की सरकार होगा कि नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार होगा, तब ना हम योगी आदित्यनाथ कहते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार होगा, तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार होगा, कर्नाटक में कर्नाटक सरकार होगा। अब पूरे भारत में कौन सा सरकार है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार किस पे शासन करेगा? पूरे भारत पे, यानी कि इसी जनता पे, इसी जनता पे, इसी जनता पे, इसी जनता पे और इसी जनता पे। और उत्तर प्रदेश सरकार किस जनता पे शासन करेगा? इसी जनता पे। यानी कि दोनों का शासन सेम जनता पे होता है। बात समझ गए? उत्तर प्रदेश का शासन जो होगा राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार पे होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के राज्य में। लेकिन भारत का जो होगा पूरे भारत में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल रहेगा। बात समझ गए? तो एक ही नागरिक है जिसपे दोनों राज कर रहा है। क्लियर है? तो यही है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में है। सरकार को क्या काम करना है, क्या अधिकार दिया गया है, वो संविधान में वर्णित है। 3 सूची है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकार से ही संभव है। मौलिक प्रावधान क्या होता है? तो आपको याद होगा 6 तरह के मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6 मौलिक। और इसमें कुछ चेंज करना होगा तो सिर्फ भारत सरकार, केंद्र सरकार ही नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। समझ गए? अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। जब भी देखिए, अधिकार का मतलब ये होता है पावर, आपको काम करना है। तो काम करने के लिए ना कभी कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राज्य सरकार में लड़ाई हो जाता है। वो कहता है ये काम मेरा है, वो कहता है ये काम मेरा है। तो इसके बीच में जब लड़ाई हो जाता है तो इसके बीच में बीच बचाव कौन करता है? अदालतें। अदालतें कहती है कि भैया ये काम आपका है और ये काम आपका है, और यही अधिकारों की व्याख्या करता है। ठीक है? काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा राज्य सरकार को कैसे मिलेगा, केंद्र सरकार को कैसे मिलेगा? इसके लिए भी वित्तीय स्वायत्तता के लिए कि राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है, और इसके लिए आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग बनता है, जिसमें राज्य सरकार को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र सरकार को कितना पैसा मिलेगा, बात होगा। बात समझ गए? अच्छा, इससे क्या होता है? 2 स्तर की सरकारों से क्या होता है? तो एक तो ये होता है 2 स्तर की सरकार से सबसे बड़का फायदा ये है कि पूरे देश का एक सरकार हो गया, तो रक्षा, संचार, ये सब का काम हो जाएगा। दूसरा, हर राज्य का अलग अलग अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है। तो अलग अलग राज्य सरकारें हम बना देंगे तो यहाँ की राज्य सरकारें अपनी संस्कृति, अपने भाषा के आधार पर काम कर सकती है। तो इससे विविधता का संरक्षण मिलेगा। बात समझे? हर विविधता को हम अपने यहाँ समेट लेंगे। लेकिन अगर पूरे भारत देश में राज्य सरकार को खत्म कर दे, एक ही तरह की सरकार बना दे, तो यहाँ की विविधता का कोई आदमी यहाँ का ही शासक बन जाए, तो इसको थोड़े पता है तमिलनाडु में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो वहाँ की विविधता और संस्कृति, भाषा का संरक्षण नहीं होगा। तो ये क्या करता है? विविधताओं का सम्मान करता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं भाई इसमें बुराइयां क्या है। सबसे बुरी बात यह है कि 2 तरह की तो सरकार है, या 2 से ज्यादा सरकार है, केंद्र और एक प्रांत। प्रांत को ही बोलते हैं राज्य। केंद्र सरकार जो है ना अधिक शक्तिशाली है, ज्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र। दोनों कहा जाता है कि दोनों जो है अलग अलग है, स्वतंत्र है, कोई किसी के नीचे नहीं है, लेकिन पावर के मैटर में कौन ज्यादा है? केंद्र। क्यों है वो आगे देखेंगे। ठीक है? संविधान संशोधन का अधिकार ज्यादातर किसको प्राप्त है? केंद्र को। संविधान संशोधन क्या होता है? जो संविधान में कोई चीज चेंज करना है उसमें होता है। ठीक है? संसद को अधिक अधिकार है। संसद कौन में है? केंद्र सरकार का ही तो संसद होता है। ठीक है? केंद्र सरकार का जो गठन होता है वो कहां से होता है? संसद से ही होता है, संसद के सदस्यों से होता है। और संसद के सदस्य कितने हैं? तो भैया ध्यान रखिएगा कि संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा में टोटल कितने सदस्य है? 543। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य है? 245। राज्यसभा के जो सदस्य वो कहां से चुन के आते हैं? राज्यों से, इनडायरेक्ट से। कौन सा? इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि हम राज्य में विधायक चुनते हैं और वो विधायक इनको चुनेगा। ठीक है?
और इसमें जो 543 है वो भी आते हैं भारत देश से, राज्यों से ही आएंगे, लेकिन ये आएंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोले डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट हम उसको वोट देते हैं। बात समझ गए। यहाँ पे जो लोकसभा में जो बनता है उसको भी एमपी बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोले तो सांसद। यहाँ भी हम बोलते हैं सांसद, लेकिन राज्यों में जो विधायक चुने जाते हैं उसको हम बोलते हैं विधायक या एमएलए। ठीक है, ये एमएलए इसको वोट डालेंगे। क्लियर है। तो संसद को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चा। धन संबंधी अधिकारों पर केंद्र के पास अधिक ताकत है। धन जो कैसे बटेगा, राज्य के पास कितना धन जाएगा, किसके पास कितना धन जाएगा, वो कौन बंटवारा कर रहा है, केंद्र सरकार, उसका ज्यादा चलता है। आप कहिएगा राज्य के पास, देखिए आप जानते हैं जीएसटी का कलेक्शन होता है। जीएसटी क्या होता है, टैक्स लिया जाता है। जो भी आप सामान खरीदते हैं ना उस पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग इनकम टैक्स देते हैं, ये सारा पैसा ना एक जगह जमा होता है। किसके पास, एक जगह जमा होता है। उस जगह पे जो पैसा जमा होता है तो उस पर एक वित्त आयोग बनता है। कौन सा आयोग बनता है, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल 280 बताया था, वित्त आयोग बनता है। ये वित्त आयोग कौन बनाता है, राष्ट्रपति। कौन बनाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मेन किसका अंग है, संसद का। संसद किसका मेन पार्ट हो जाता है, केंद्र सरकार का। तो वित्त आयोग यह बताता है किस में से कितना पैसा राज्यों को मिलेगा और कितना पैसा केंद्र को मिलेगा। तो बना कौन रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका पार्ट है, संसद का। तो किसका बात ज्यादा चलेगा, संसद का ही बात चलेगा, केंद्र का बात चलेगा। इसलिए धन संबंधी अधिकारों पे भी किसका पास ताकत ज्यादा है, केंद्र सरकार का। बात समझ गए। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में कभी कभी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। जो केंद्र सरकार है वो बेकार के मामलों में भी कभी कभी यहां से सरकार को हटा देती है। बात समझ गए। तो ये इसकी कुछ बुराइयां है। क्लियर है। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत चांस है। अब बात करते हैं संघवाद के क्या प्रकार होते हैं। तो इसको दो तरह से हम कह सकते हैं। एक होता है कि सभी राज्य हैं वो साथ आ गया, साथ आकर, ठीक है। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना ही, बड़ी इकाई का गठन ही एक साथ आकर संघ बनाना है। जैसे सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अलग अलग इकाइयां थी, ठीक है, अलग 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 अलग, ये सब एक साथ आया, कहा कि हम एक देश बनेंगे। बात समझ गए। और ये सब पहले क्या था, स्वतंत्र। तो ये एक साथ आए, सब क्या था, अलग अलग था। दूसरा होता है साथ लेकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, यानी कि पूरा देश एक है, ठीक है, पूरा देश एक है, पूरा देश क्या है, एक है, ठीक है। अब देखा गया, अच्छा यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, तो कहा गया भैया तमिल भाषा के आधार पर हमने किसका निर्माण कर दिया, तमिलनाडु का, ठीक है, इसी में से हमने अलग कर दिया। अरे यहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन बन गया, कन्नड़। यहाँ पे भैया केरल बोलते हैं, मलयालम, तो क्या बन गया, केरल बन गया। महाराष्ट्र में, अच्छा ये गुजरात के लोग हैं, तो इसको क्या बना दिया, मराठी लोग है, तो क्या बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया। बस समझ में आ गया। तो ऐसे ही तो हमने क्या किया, एक पूरा था उसमें से अलग अलग कर दिया, और ये था क्या, साथ आकर अलग अलग था, फिर इन्होंने कहा भैया हम एक साथ रहेंगे। बस समझे। तो दोनों में अंतर है। क्लियर है बेटा, बाबू लोग समझ में आया कि नहीं आया। जैसे इसको ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आया, जैसे तुम कहीं पढ़ने जाओगे, तो पढ़ने जाओगे, बड़ा सा रूम है, उसमें मान लो 4 बेड लगा है। कितने बेड लगे, 4 बेड। तो रौनक गया पढ़ने के लिए, तो रौनक सब बेड लेगा कि एक बेड लेगा, तो रौनक का भैया एक बेड लूंगा, तो एक बेड का उसको किराया देना है कितना, 2000 रुपया, 2000 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, किराया कितना है, 2000 महीना का। फिर दूसरे राज्य से एक और आदमी आया, वो भी ये ले लिया। तीसरे राज्य से एक और आदमी आया, ये भी ले लिया। चौथे राज्य से एक और आदमी आ गया, ये भी ले लिया। बाद में ये दोस्ती हो गई। तो ये एक साथ अलग अलग जगह से आके एक रूम में रहने लगे, और क्या हो गया, दोस्ती हो गया। तो ये साथ आकर बनाया, अलग अलग जगह से था, आ गया, ठीक है। अब रौनक के घर में 4 परिवार, 4 सदस्य, और चारों सदस्य को कहाँ जाना है, बाहर पढ़ने के लिए। तो मम्मी पापा क्या करेंगे, अच्छा चारों को एक ही रूम में रह जाना, ठीक है, बस समझ गए। अब चारों को अलग अलग बेड मिल गया, लेकिन सब एक साथ है, तो एक परिवार का ही सदस्य है, और यहाँ पे अलग अलग परिवार मिलके एक परिवार बन गया। क्लियर है। तो भारत का कंडीशन है इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रेड कलर जो तुमको दिख रहा है, वो ऐसे देश है जहां पे संघवाद चलता है। संघवाद का मतलब 2 स्तर की सरकार है, जिसमें देख लो भारत में लमसम 25 देश है ऐसे जहां पे 2 स्तर की सरकारें चलती है। और ये जो हमने जो 2 स्तर की जो सरकारें लिया है, उसका जो विचार हमने लिया कहां से लिया है, कनाडा से।
याद है ना, हमारा संविधान जो है दूसरे के संविधान से बहुत ज्यादा प्रेरित है। तो ये जो विचार है वो हमसे कहां से लिया, हमने कनाडा से लिया, ठीक है। नहीं, सबसे ज्यादा ब्रिटेन से, उससे भी है, लेकिन ये संघवाद का विचार कहां से लिया, कनाडा से। क्लियर है बाबू? चलिए अब देखिए बाबू, अब एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार का मतलब हुआ जहां पे एक ही स्तर की सरकार है, ठीक है, और संघात्मक का मतलब दो स्तर की सरकार या दो से ज्यादा। तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसको देखिए। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक ही सरकार है, अब पूरे देश के लिए क्या होगी, एक ही सरकार होगी। तो केंद्र सरकार शक्तिशाली, क्योंकि दूसरी कोई सरकार है ही नहीं, ठीक है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन, बस एक ही सरकार है तो संविधान में संशोधन कौन करेगा, वही सरकार। तो कौन सा सरकार, केंद्र सरकार ही करेगी। सारी शक्तियां एक ही जगह पे होगी क्योंकि सरकारें भी एक ही है, ठीक है। इसमें एक ही नागरिकता होती है, इसमें एक ही नागरिकता, ठीक है। नागरिकता क्या होता है, जैसे हम इंडिया के नागरिक है तो हम, हमारे पास कोई होगा ना, आवासीय होगा, पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड होगा, कुछ होगा ना, तो वैसे ही तो यहाँ पे एक ही होगी। केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियां ले सकती है। एकात्मक में क्या होगा कि अगर एक सरकार है, बड़ा सरकार, उसने शासन के लिए क्या कर दिया, छोटा छोटा सरकार भी बना दिया, तो जब जरूरी पड़ेगा ना तो इसका सारा अधिकार कौन ले लेगा, केंद्र, क्योंकि इसी ने इसको बनाया। तो एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होगा। संघात्मक सरकार में क्या होगा, केंद्रीय सरकार इसकी तुलना में, एकात्मक की तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। क्यों, क्योंकि उसकी शक्तियां क्या है, बटी हुई है, ठीक है। केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकता है, उसमें उसको किसका सहयोग चाहिए, राज्यों का। कई स्तरों पे सरकारें विभाजित होती है, जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, भारत में तो एक और है स्थानीय सरकार, जिसको हम पंचायत नगर निगम में बांट देते हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र है, दोनों का अपना अपना अधिकार बटा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, अब देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है बेल्जियम से मिलती जुलती एक क्या विशेषता है जो भारत में मिलती है, तो भैया बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार है। बेल्जियम में भी पूरे देश के लिए है, भारत में भी है, तो दोनों में मिल रहा है। अलग क्या है, तो याद कीजिए बेल्जियम ने जो दो रीजन थे, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया, सारा अधिकांश ताकत किसको दे दिया था, फ्लेमिश को, अधिकांश ताकत किसको दे दिया था, वेलोनिया को। यानी कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत नहीं था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए भारत में संघीय व्यवस्था। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ और विभाजन के बाद हम लोग आजाद हुए, और आजाद हम मिल हुए 15 अगस्त 1947 को। जब हम आजाद हुए तो आजादी विभाजन के साथ हुआ, दो देश बने, एक तरफ भारत इंडिया, इधर पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान, जहां बाद में 1971 में बन गया ये बांग्लादेश। नहीं तो दोनों तरफ कौन था, पाकिस्तान। बड़े लोग मरे। अब विभाजन किसके आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे, याद है ना। तो आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ, और जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास 565 से ज्यादा स्वतंत्र रजवाड़े थे, राजे लोगों का था। कोई छोटा था, कोई बहुत बड़ा, कोई इतना छोटा था कि एक गांव में समा जाए, कोई इतना बड़ा था कि अकेले देश बना ले। तो 565 से ज्यादा रियासत था, जिनको बाद में धीरे 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 करके भारत में मिलाया गया। समझ गए, इसमें संघ शब्द कभी भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उनको भारत में मिला लिया गया। ये रजवाड़े साथ नहीं आए, उनको हम लोगों ने ले आया। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पे हुआ। ये 565 रियासत नहीं आए कि हम एक देश बनाते हैं, हमने उसको अपने में मिक्स कर लिया, फिर भाषा के आधार पे हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग नहीं किया, मतलब हमारे देश में है, बट शासन करने के लिए अलग हो जाइए। बात समझ गए, मतलब देश से अलग नहीं है। समझ गए, संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, एक संघ सरकार जो पूरे देश की सरकार है, और एक राज्य सरकार जो एक राज्य के लिए होगी, ठीक है। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में राज्य सरकार के अलावा पंचायत और नगर पालिका को भी बना दिया गया, और इसको 73वां 74वां संशोधन के द्वारा किया गया। आगे हम देखेंगे, यहां तक में दिक्कत, ठीक है। देख लो, दूसरी बात देख लो, 1947 में भारत का मैप देख लो, कितने राज्य हैं। देखो हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, बिहार कितना बड़ा है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, गुजरात, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर, इतने। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो बाद में नहीं दिखेंगे, जैसे देखो तमिलनाडु नहीं दिखेगा,
संयुक्त प्रांत, बाद में संयुक्त प्रांत का नाम बदल के कर दिया गया उत्तर प्रदेश। बिहार से एक राज्य काटा गया झारखंड, समझ गया। इसी तरह जो मद्रास देख रहा है उसमें कर्नाटक को अलग किया गया, तमिलनाडु को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश को बाद में अलग अलग भाषा के आधार पर। हाँ, उसमें बाद में ये भी हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र को उत्तराखंड बना दिया गया और जो मैदानी क्षेत्र वो हो गया उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो देखिए यहां से एकदम अलग, तो उस टाइम में जुड़े थे तो ऐसे थे, बाद में ऐसे हो गए। क्यों? संघवाद का विचार के तहत कि प्रशासन अच्छे तरह से हो, स्मूथ तरीके से हो, इसलिए अलग अलग कर दिया। बात समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब देखिए भाई, दो स्तर की सरकार है, दो स्तर की सरकार होगी तो काम भी दोनों में बटा होगा। तो एक है दोनों में है ना काम बटा हुआ है और ये संविधान ने ही काम बांट दिया है। तो जो जिसको केंद्र सरकार को जो काम करना है उसको कहा जाता है संघ सूची। एक सूची बनी है 3 तरह का, केंद्र सरकार का काम वाला सूची को बोलते हैं संघ सूची। जिसको राज्य को काम करना है वो क्या है? राज्य सूची। और कुछ काम ऐसे हैं जिसको दोनों को मिलकर करना है, क्योंकि एक ही नागरिक पे तो है, हम पे नरेंद्र मोदी भी शासन कर रहा है और रेखा गुप्ता भी शासन कर रही है, तो हम तो पिस जाएंगे। ये हमको इधर से हाथ खींचेगा, ये इधर से हाथ खींचेगा, हम तो फट जाएंगे। तो कुछ ऐसा काम है जिसमें दोनों को मिलकर करना है। तो संघ सूची कौन है? तो वही बड़े बड़े मामले राष्ट्रीय महत्व के, जिसमें प्रतिरक्षा, देश की रक्षा, ठीक है, जैसे विदेशी मामले, किस देश के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, ठीक है, जैसे बैंकिंग, पूरे देश में बैंकिंग का सुविधा एक जैसा होना चाहिए, जैसे संचार, संचार का मतलब रोड का नेटवर्क हो गया, रेलवे नेटवर्क हो गया, जैसे मुद्रा, मुद्रा भी एक जैसा चलेगा पूरा देश में। तो ये सभी जो है बड़ी बड़ी, वो किसका सब्जेक्ट है? संघ सूची। इस पे कानून भी संघ ही बनाता है, ठीक है, राज्य का इसमें कोई मैटर नहीं है, ठीक है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियां की जरूरत है, पूरे देश में अलग अलग नियम बनाते हैं, क्लियर है। इसी कारण इन विषयों को क्या बोला जाता है? संघ सूची। संघ सूची में जो विषय है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? इनका सूची है, यही इस पे कानून बना सकते हैं। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय ऐसे थे जिसपे संघ का काम था, लेकिन अब कितने हो गया? 100। बात समझ गए? 3 बढ़ गया। राज्य सूची जो सिर्फ राज्य सरकार काम कर सकता है, जैसे पुलिस, वहां का पुलिस किसका काम है? राज्य का। इसलिए तमिलनाडु पुलिस अलग होती है, कन्नड़ पुलिस अलग होती है, वो अपने अपने राज्यों से होती है। व्यापार, एक राज्य में कैसा व्यापार करना है वो उस राज्य सरकार का काम है। बात समझ गए? इसलिए देखिए बिहार में ज्यादा विकास नहीं है व्यापार का, समझ गए। दिल्ली में, तमिलनाडु समय में कितना डेवलप है। वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एक साथ ही ले लेंगे। कृषि और सिंचाई ये भी राज्य का है, इसलिए आप देखोगे कि बिहार में जो आप जमीन खरीदोगे तो आपको 10 लाख का जमीन खरीदोगे तो 2 लाख आपको रजिस्ट्री में लग जाएगा, लेकिन दूसरे राज्य में रजिस्ट्री का इतना खर्चा नहीं है। तो अलग अलग है। जैसे दारू वाला बात देख लीजिए, शराब वाला। स्थानीय महत्व के विषय, जो लोकल इंपॉर्टेंस का विषय है, लोकल मतलब एक रीजन का, एक प्रदेश का, उस पे कौन है? राज्य सरकार ही इस पे क्या बना सकती है? कानून। पहले इसमें कितने विषय थे, अब कितने हो गए? अभी उसमें कितने हैं? 100, इसमें कितने हैं? 61, ठीक है, ध्यान रखिएगा 161। हाँ, पहले वाला नहीं याद रखिए, अभी वाला याद रखिए, ठीक है। अब फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिलके काम करेगा। जैसे शिक्षा, शिक्षा में ये अलग देगा तो फिर कैसे होगा? तो शिक्षा ऐसा है जिसपे दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। वन, जंगल, जंगल तो राष्ट्र का धरोहर है, तो दोनों को मिलकर काम करना है। मजदूर, मजदूरों का जो संघ बनता है, ट्रेडिशन, ये विवाह की बात, ये नहीं हो सकता है राज्य सरकार का अपना नियम चले और पूरा देश में अलग नियम चले, समझ गए। गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब केंद्र के साथ राज्य सरकार साथ में आते हैं, ठीक है। इन विषयों पर कानून बनाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही काम है, लेकिन जब दोनों कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून ऊपर होता है और राज्य सरकार का कानून नीचे होता है। पहले इसमें 47 विषय थे, अब कितने विषय हो गए? 52, 5 बढ़ गया। हाँ, एक तरह से समझ जाइए, ठीक है। लेकिन राज्य ही का नहीं है, और भी काम है। राज्य का जो अधिकांश कानून गया है ना, उसका काम है, मतलब जो काम गया है इसका सूची में से राज्य वाला, वो चला गया पंचायत में, ठीक है। तो राज्य का ही सब्जेक्ट ले लिया गया। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्ति। अब देखिए यहाँ पे तो सारी शक्ति तो बांट दिया गया कि भैया संघ तुम्हारा ये काम है, राज्य तुम्हारा ये काम है, समवर्ती तुम्हारा दोनों का काम है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके बारे में अभी पता ही नहीं चला। जैसे मान लो हमारा संविधान कब बना?
50 तक में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है, हमारे संविधान को बनाने में। लेकिन जिस समय संविधान बना उस समय कंप्यूटर की बात थी, हैकिंग की बात थी, कुछ ऐसी बात थी, इंटरनेट फेसबुक की बात थी, नहीं थी। तो वो भी तो धीरे धीरे आया। तो ये कौन सी, उस पर जो कानून बनाना है ये हो गया अलग से, जो संविधान में नहीं लिखा है। इसको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां, मतलब ऐसी शक्ति जिनका वर्णन इन तीनों में नहीं हुआ है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भैया केंद्र सरकार के पास। जो एक्स्ट्रा जो बातें इसमें नहीं लिखी, जो समय के बाद आती है, या ऐसी बातें जो उसमें नहीं लिखी गई बाद में पता चला, उन सब पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार के पास। और ऐसी शक्तियां को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है बच्चा, अब आइए, अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? तो देखिए संघीय व्यवस्था आप जान गए कि 2 तरह का सरकारें बनाता है, एक पूरा देश के लिए, ठीक है, और एक राज्य स्तर के लिए। ठीक है, राज्य स्तर के लिए क्यों बनाया जाता है? क्यों एक प्रांत का सांस्कृतिक विविधता को हम बचा के रखें। तो इसमें 2 है, एक है भाषाई राज, आप कैसे चलाते हो भाषा को लेकर, और एक है केंद्र और राज्य का संबंध। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाषाई राज। देखिए भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और कठिन परीक्षा थी। जब हमारा देश का निर्माण हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था। तो भारत के जो उस समय के नेता थे वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाएं, क्योंकि भाषा के आधार पर जब हम राज्यों को बनाएंगे तो इससे ये होगा कि अभी अभी हमारा देश का विभाजन हो गया, फिर क्या हो जाए, विभाजन होने लगे। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए वो डरते थे, लेकिन बाद में बनाया गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं बनाया गया, और भी फैक्टर इसमें डाले गए, जैसे प्रशासन कैसे चलेगा, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक एक रूपता है यानी आर्थिक आधार कैसा है उस राज्य का, तब बनाया गया। तो इसमें कई हुआ कि नए राज्य को बनाया गया और कई पुराने राज्यों का सीमा बदला गया। ठीक है, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश इससे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों डर था? क्योंकि इससे पहले 10 साल पहले ही हमारा देश टूट चुका था। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। क्लियर है? तो केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, लेकिन बाद में नहीं टाल पाए, और इससे हमारा देश पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुआ। ठीक है, प्रशासन में भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुई। ठीक है, भाषा कहते जैसे पूरा महाराष्ट्र एक था, जिसमें गुजराती मराठी लोग एक रहते थे, बाद में गुजराती के लिए गुजरात बना दिया गया, मराठी के लिए महाराष्ट्र बना दिया। पूरा मद्रास एक था, बाद में तमिल के लिए तमिलनाडु, मलयाली के लिए मलयालम, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, बात समझे, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो पहले पूरा मद्रास था, अब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार में जो आदिवासी लोग थे उसके लिए झारखंड बना दिया गया। बात समझ में आया? आदिवासी लोगों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश था, तो पहाड़ी लोगों के लिए क्या बना दिया गया, उत्तराखंड, और मैदानी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश। तो रीजन के हिसाब से भी बांटा गया। इसी तरह पंजाब बहुत बड़ा था, तो हिंदी भाषी के लिए हरियाणा बना दिया गया, पंजाबी भाषी के लिए पंजाब बना दिया गया। अब पंजाब का जो पहाड़ वाला रीजन था उसको लिए बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पंजाबी के लिए पंजाब और हिंदी के लिए हरियाणा। बात समझ गए? तो ऐसे ऐसे किया गया। ठीक है, कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि संस्कृति, भूगोल और निरी जातीयता के आधार पर हुआ। अब जैसे देखो बिहार और झारखंड को जो अलग किया गया, तो झारखंड में भाषा का दिक्कत था या जातीयता का अंतर था? ठीक है, एथनिक अंतर था, एथनिक को बोलते हैं निरी जातीयता। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग किया गया, किस लिए? पहाड़ी यानी कि भूगोल के चक्कर में। तो साझा संस्कृति, भूगोल, इसके आधार पे भी चेंज किया गया, ये नहीं कि सिर्फ भाषा के आधार पे ही हमने राज्यों को बनाया। क्लियर है? अब आते हैं बच्चा भाषाई राज में इंपॉर्टेंट है भारत की भाषा नीति। भारत की भाषा नीति में भारत का जो पहला परीक्षा या दूसरा परीक्षा हुआ, पहला परीक्षा तो था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाए, ठीक है, दूसरा परीक्षा हुआ भाषा नीति को लेकर। ठीक है, भारत में किसने राज किया? अंग्रेजों ने राज किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे अंग्रेजी बोलते थे, बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना 40% से ज्यादा हिंदी बोलती थी, सबसे ज्यादा। लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं, तो अब किसको भाषा बनाया जाए? तो ये हुआ कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा को बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज, लेकिन बाद में इसको टाल दिया गया और हिंदी को नहीं बनाया गया। राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि हम एक ही भाषा से नहीं चलेंगे। हमारे संविधान में सब भाषा रहेगा, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को डाला गया? और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर क्या हो गया? राजभाषा हो गई। राजभाषा का मतलब राज्य कोई भी काम करेगा तो हिंदी में गैजेट नोटिफिकेशन देगा,
और साथ साथ इंग्लिश भी चलेगा। इंग्लिश खत्म हो जाना चाहिए था 15 साल के बाद 1965 में, लेकिन आज भी वो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पे हिंदी भाषा नहीं बोला जाता था, यानी कि नॉर्थ वाले, समझ गए। इसलिए देखिए आजकल न्यूज में देखते होंगे हिंदी नहीं बोल पाता है तो थप्पड़ खा लेता है, मार खा लेता है। तो भारत में बहुत सारे अलग अलग मतलब भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया। तो हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी कितने फीसदी लोग बोलते हैं? 40। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 40% ही हिंदी बोलते हैं तो इसके आधार पे ही हम इसको मेन लैंग्वेज दे दें। अगर इस हिसाब से देते हैं कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा वही मेन चीज हुआ, तो कौवा की संख्या तो सबसे ज्यादा है, तो हम राष्ट्रीय पक्षी किसको बना लेते हैं? कौवा को। लेकिन हमने किसको बना दिया? मोर को बना दिया। समझ गया? तो जरूरी नहीं है कि संख्या के आधार पर, जरूरी है कि सबको सम्मान देना है। समझ? हमारा हिंदी है, लेकिन सोच के देखो अगर तमिल वाले को कैसा लगेगा, उनको बोलना नहीं आएगा। तो भाषा में क्या होना चाहिए? सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी संख्या ज्यादा तो हम ही हीरो बन गए। समझ गए? इसका मतलब हमने तानाशाही किया। अगर भाषा में हमने 21 भाषा का सम्मान नहीं दिया होता तो हमारा भी हाल कैसा हो जाता? श्रीलंका वाला। श्रीलंका में याद है ना, सिंगली भाषा को ज्यादा तवज्जो दिया गया और क्या हाल हुआ? गृह युद्ध हो गया। फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना। इसीलिए आपने हिंदी को नहीं दिया, वो अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया कि हमने सबका सम्मान किया। बात समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें केंद्र सरकार किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। जब केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम होगा तो 22 भाषा सब में एग्जाम दे सकता है। बस आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। अब अनुसूचित भाषा ये देख लो 22 भाषा। ठीक है, असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी देखो लमसम 43%, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, टोटल 22 भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में रखा गया। चलिए बच्चा, भाषाई राज क्यों? बात अब ये उठता है कि भाषाई राज क्यों? राज्यों की अपनी अपनी राजभाषा है। जैसे तमिलनाडु का अपना राजभाषा कौन है? तमिल। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अपना राजभाषा कौन है? तेलुगु। कर्नाटक का अपना राजभाषा कौन है? कन्नड़। उड़ीसा का अपना राजभाषा कौन है? ओडिया। ठीक है, ये अपना अपना राजभाषा है। तो राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी ही राजभाषा में वो करेंगे, क्योंकि राज्य जो अपना काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? अपने राज्य के लोगों के लिए। तो अपने भाषा में काम करेंगे तब ना राज्य के लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे उस काम को। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? लेकिन बाद में जो गैर हिंदी क्षेत्र थे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के चक्कर में ये आज भी चला आ रहा है। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत? तमिलनाडु में इसकी मांग ने तो उग्र रूप धारण कर लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग लाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे कुछ लोगों को लगा कि अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचाएगी। अभिजन का मतलब एलिट वर्ग, जो इंग्लिश जानते हैं उन्हीं को ये लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति अभी भी बनी हुई है। ये बात ध्यान सकता है, भारत सरकार किसी पे हिंदी थोप नहीं सकती है। भारत में भाषाई विविधता देखो, 1991 की जनगणना के अनुसार, जनगणना समझते हो ना, हर 10 साल के बाद होता है। 1500 अलग अलग भाषाएं भारत में। ठीक है, इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषा को हिंदी के ही समूह में रखा गया। लेकिन विभिन्न भाषाओं के समूह में भारत में कितनी मुख्य भाषा है? 114। अब संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। और इस 22 भाषा को किस में रखा गया? 8वें अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वें अनुसूची में रखा गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा केंद्र राज्य संबंध के बारे में। कितना है रे? चलिए तो बाबू, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है का सेकंड पॉइंट हम कर रहे थे। चलिए, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? भाषाई राज तो आप लोग समझ गए, भाषा के आधार पर। अब चलते हैं केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र और राज्य का संबंध क्यों है? क्योंकि पूरे देश में एक सरकार है, केंद्र सरकार, और हर राज्यों में अलग अलग सरकार है। और आपने देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत है और ये ताकत का मिसयूज भी करती है। चलिए देखिए, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का सरकार रहा, केंद्र में भी राज्य में ही। जब भारत में पहला बार चुनाव हुआ 1952 में, तो पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार बनी और वो पार्टी थी कांग्रेस। और हर राज्य में भी किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। तो दोनों तरफ किसकी सरकार थी? राज्य में भी कांग्रेस का और केंद्र में भी। तो दोनों में टकराहट नहीं के बराबर हुआ और ये 1967 तक चला। तो ये नाम मात्र का था।
तो दोनों में उसी की शासन है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, कि मतलब जो मेरे अधिकार है उसका उन्होंने जो किया वही मैंने किया। लेकिन केंद्र और राज्य में जब अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल की राज्य सरकारों को हटा देती थी। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश में केंद्र सरकार था, राज्य में भी था तो अच्छे चला, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हो गया, दूसरे राज्यों में दूसरे दूसरे दल की सरकार होती थी, तो केंद्र सरकार इस सरकार को क्या कर देती थी, हटा देती थी, और फिर से कहते थे चुनाव करवाइए। बस समझे, ये होता था। यह संघवाद की भावना के एकदम विपरीत था। लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति बदल गई। देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। देखिए, दो तरह का दल होता है, एक राष्ट्रीय दल होता है और एक कौन सा दल होता है, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल वो होता है जो एक ही राज्य में रहे, एक या दो राज्यों में। राष्ट्रीय दल वो होता है जो हम पढ़ेंगे जिसको पूरे भारत में 4% वोट मिला हो, या दो से राज्यों में उसका सीट आया हो, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय दल। हम राजनीतिक पार्टी वाले में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो बाद में 1990 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रीय दल आए और यहां से गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो क्षेत्रीय दल राजनीतिक पार्टी में समझेंगे, गठबंधन सरकार अब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था तो उन क्षेत्रीय दलों से समर्थन लिया जाता था और फिर इसको हटाया गया, ठीक है। इसमें सत्ता की साझेदारी और सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, ठीक है। इसमें हुआ क्या, इसके समझो कि देखो, पहले तो पूरे देश में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, और राज्यों में भी किसकी सरकार थी, तो दोनों में टकराहट नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन समझ गया, राज्य में भी कांग्रेस और केंद्र में भी कांग्रेस, टकराहट नहीं हुआ। इसको केंद्र ले लेते हैं, इसको राज्य ले लेते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रही है, राज्य में अलग अलग, तो ये कांग्रेस इस सरकार को क्या कर देता था, हटा देता था, समझ गए। तो संघीय शासन में आप एक सरकार को हटाइएगा नहीं, उसका आदर करिएगा। फिर क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन नहीं था, बहुमत के लिए कम से कम 50% प्लस 1 सीट चाहिए, तो ये नहीं मिला। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो राज्य सरकारें थी, क्षेत्रीय सरकार थी, उनसे उन्होंने क्या लिया, समर्थन लिया। अब इन राज्यों को वो हटाएगी तो ये वहां से समर्थन वापस ले लेंगे, तो इसका भी सरकार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि इतना सीट इनको नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति बदल गई। फिर केंद्र सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार मनमाने ढंग से हटा नहीं सकती है। बात समझ गए, राज्य सरकार को केंद्र सरकार अपने मनमाने फैसले से ढंग से हटा नहीं सकती थी। हटाती थी कैसे, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। एक बार ट्रेन में क्या हो गया, चोरी हो गया। एक बार ट्रेन में चोरी तो नॉर्मल बात है, होती ही रहती है, चोरी हो गया, पूरे राज्य सरकार को ही हटा दिया। अब ये भी कोई बात हो गई। एक जगह छाता चोरी हो गया, पूरा राज्य सरकार को ही हटा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ऐसे ऐसे हटाती थी जब अलग अलग सरकारें होती थी। तो अब गठबंधन सरकार क्या, अब जैसे देखो ये है, ये केंद्र सरकार है, ठीक है, यहाँ पे राज्यों की शक्तियां है, और जो राज्य है वो कटोरा में आके अपनी शक्ति मांग रहे हैं देख रहे हो। तो केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत था। क्लियर है बच्चा। अब आइए, गठबंधन सरकार किसको कहते हैं, तो भैया गठबंधन सरकार वो होता है जहां पे एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं। जैसे 1999 अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन का नेता है, लेकिन देखो पटाखे पे बैठे हैं। कौन सा पटाखा कब फूटेगा पता नहीं है, कौन सा पटाखा कब फूटेगा और ये घायल होंगे, यानी कि उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये गठबंधन सरकार है। देखिए भारत में क्या होता है, अभी देखिए, अभी क्या है, अभी किसकी सरकार है, किस पार्टी की, गलत बात, अभी एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। कहोगे क्यों, भारत में लोकसभा में कितने सदस्य, 543, बहुमत के लिए कितने सदस्य चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ कितना है, 240, तो कैसे सरकार बना लेगा। जी हाँ, इसी को कहते हैं गठबंधन। तो उन्होंने जो दूसरी पार्टियां, उन सबसे क्या लिया, सहयोग लिया, और बाद में 272 से ऊपर गए। बात समझ गए, तब जाके उनकी सरकार बनी। तो इस सरकार को बोलते हैं गठबंधन सरकार। बात समझे। अब मान लो इस गठबंधन सरकार में एक दो पार्टी ने अगर साथ हटा लिया तो वो सरकार रहेगी या गिर जाएगी, गिर जाएगी। जैसे 272 से नीचे आई तो गिर गई, यही है पटाखा, सब जला बुम,
समझ गए, इसीलिए ये पटाखा सब हो गया। तो गठबंधन का सरकार होता है। अब आइए भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? अगर एक आदमी के पास ताकत है तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। अगर ताकत को बांट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। तो संघवाद में क्या होता है? सत्ता है ना बटी होती है। क्या होती है? बटी होती है। कुछ ताकत किसके पास है? कुछ ताकत किसके पास है? और भारत में एक और सरकार है, स्थानीय सरकार। तो ये विकेंद्रीकरण हो गया, सत्ता को बांट देना। अब देखिए भारत एक विशाल देश है जहां दो स्तरों वाली सरकार से काम चलाना मुश्किल काम है, इसलिए सत्ता का एक तीसरा भी, संघवाद का तीसरा निकाला गया। भारत के कुछ राष्ट्र तो यूरोप से भी कई बड़े हैं, और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो भाई रूस का भी बाप निकला। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश देखो, भारत में सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए भारत के नाम विश्व में चीन है। ठीक है, गणना के बाद, जनगणना के बाद हो सकता है भारत ऊपर आ जाए। चीन के बाद सेकंड स्थान किसका है? थर्ड स्थान किसका है? यूएसए का। भारत का कितना है पता ही होगा, 140 करोड़। चीन का 150 करोड़। यूएसए का पता है कितना है? 30 करोड़। देख लो कितना, थर्ड वाला कितना अंतर है। और यूपी का कितना है पता है? 25 करोड़। तो अगर यूपी अगर अलग देश भी बन जाए ना तो टॉप 10 में आएगा उसके मामले में, जनसंख्या के मामले में तो बहुत है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में बोली भी अलग है, खान पान और संस्कृति की विविधता भी देखने को मिलती है। कुछ स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है, इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर की बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब इसमें हम 2 पॉइंट ये दोनों समझाते हैं। क्या कई स्थानीय मुद्दे ऐसे जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है। अब जैसे मान लो राज्य सरकार ने एक नियम लगाया, नियम ये लगाया कि हर जगह रोड बनाया जाएगा। ठीक है, हर जगह रोड बनाया जाएगा। अब मान लो राज्य सरकार हर जगह क्या बनाएगी? रोड बनाएगी। तो हर इलाके में रोड बनाएगी। तो यहाँ पे रोड नहीं है तो यहाँ पे रोड बनाना अच्छी बात है कि या बुरी बात है? अच्छी बात है। यहाँ पे रोड है तो यहाँ पे रोड तोड़ के रोड बनाना अच्छी बात है कि या बुरी बात है? तो ये दिक्कत है, बात समझ गए। अब मान लो यहाँ पे रोड नहीं है, रोड तो है ही पहले से, तो रोड नहीं, लेकिन यहाँ पे स्कूल नहीं है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? तो स्कूल बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे रोड ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि कुछ स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो उन्हीं को जरूरत है, तो उनको पैसा दे दीजिए, अपने हिसाब से काम कर लेगा। जैसे कहा गया कि भैया जहाँ पे तालाब नहीं वहाँ पे क्या खुदेगा? तालाब खुदेगा। जहाँ पे स्कूल नहीं वहाँ पे क्या बनेगा? जहाँ पे रोड नहीं वहाँ पे क्या बनेगा? रोड बनेगा। जहाँ पे साफ सफाई की कमी वहाँ पे साफ सफाई होगी। बस समझ गए। तो ये हो गया कि कुछ स्थानीय मुद्दे जिसका निपटारा कौन कर सकता है? स्थानीय सरकार ही कर सकती है। मेरे यहाँ पे स्कूल की कमी है तो भाई स्कूल दो ना, रोड क्यों दिए जा रहे हो? आप मुझे पैसा दे दो, मेरे यहाँ पे जो कमी होगा मैं उसको कर लूंगा। बात समझ गए। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। किस लिए? स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे संविधान में, हमारे देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, संसद में कितने सदस्य हैं? 543 प्लस 245, लमसम मान लो 800 के आसपास, 700 कुछ होता है। ठीक है, 800 मान लेते हैं। ठीक है, 785 होता है इधर। अब इधर हर 28 राज्य है, 28 राज्य है। 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें चुनाव होता है, मान लेते हैं 30 है। ठीक है, किसी में 200 है, किसी में 300 है, किसी में 400 सदस्य है। ठीक है, मैं मान लेता हूं हर जगह कितने कितने सदस्य हैं? 500, 5 या 15,000। ठीक है, 15,000 भी नहीं होगा, मैं इसको 300 से ले लेता हूं। ठीक है, 9,000 मान लेता हूं। ठीक है, 9,000 इधर, 800 इधर, लमसम ऐसे है भी नहीं। 4,000 से ज्यादा सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सांसद और विधायक मिला के टोटल कितने सदस्य है पूरे भारत में? कितने? 4,000। और जनता कितनी है? 140 करोड़। एक सांसद पर करीब 1 करोड़ जनता पर एक सांसद है या एक विधायक है। ठीक है, चीन का 150 करोड़ से ऊपर है। अब गणना आने के बाद, जनगणना आने के बाद, ठीक है, अब इतना है। तो हमको अगर मान लीजिए किसी से मिलना है काम करने के लिए तो कैसे मिल सकते हैं? ठीक है, हमको इंदिरा आवास लेना, अब सीधे हमको विधायक के पास जाना है, विधायक के पास लाइन लगल होगा। तो हमने क्या किया? पंचायत बना दिया छोटा छोटा, कि जो लोग होंगे वो मुखिया के पास चले जाएंगे। अब मुखिया कौन होगा? घर के बगले का तो होगा। भैया हमारे इंदिरा आवास पास नहीं करवेला, हमारा आवास योजना देख लो भैया। अरे भैया तो उधर रोडों ने बनवा दे, छा घर से बगल से गुजरेगा, कह देगा
तो जनता को क्या लगा, अरे हम तो डायरेक्ट कह दे रहे हैं, लेकिन विधायक के पास जाने में पसीना छूट जाएगा कि विधायक कौन से गांव में है, नहीं है। यहाँ पे मुखिया वार्ड कमिश्नर तो अपने ही गांव का है, तो कोई काम नहीं होगा, तुरंत क्या कर देंगे, टोक देंगे, या घर पे जाना है चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी होगी, जो भी काम है करवा लेंगे। बस समझ गए। नहीं तो फिर विधायक, अब विधायक कितना आदमी को सुनेगा, आप जाइएगा पता चलेगा लंबा लाइन है, पूरा दिन उसी में। तो इससे अच्छा तो ये है ना, ठीक है। तो इससे तीसरे स्तर की सरकार बने, और इसी से बना पंचायती राज। तो गांव के स्तर पे स्थानीय शासन ही पंचायती राज कहलाता है। और संविधान ने उसको कौन से संविधान संशोधन से मंजूरी दी, 73वां और 74वां। 73वां था ग्राम के लिए और ये था नगर के लिए, शहरों के लिए। तो ग्राम में ही चला आपका मुखिया उखिया, और शहर में चला नगर निगम, ठीक है। नहीं एमएलए नहीं, एमएलए तो राज्यों में बनता है ना। हाँ, 1992 के पंचायती व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या है, क्या क्या बना। तो भैया सबसे पहले स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि जो स्थान के जो मुखिया उखिया का चुनाव होगा, नगर निगम का जो चुनाव होगा, आपको नियमित रूप से 5 साल में करवाना है, ठीक है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, और पिछड़ी जाति ओबीसी और प्लस महिला, इन सब के लिए भी सीट को क्या किया गया, आरक्षित कर दिया गया कि ये लोग इस सीट पे से क्या होंगे, खड़े होंगे, और वही लोग उस सीट पे खड़े होंगे, वही लोग उस सीट पे जीतेंगे। इससे क्या हुआ, ये जो पिछड़े लोग थे वो काफी मजबूत हुए, क्योंकि वो उनको भी कुछ अधिकार मिला काम करने को। समझ में आ गया, बात समझे। चलिए, कम से कम 1/3 पद पे महिलाओं के लिए आरक्षित है, कुछ जगहों पे तो 50-50%, जैसे बिहार में महिलाओं के लिए 50%, ठीक है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। जैसे केंद्र में जो भी चुनाव होता है उसको केंद्र का जो चुनाव आयोग है वो कराता है, ठीक है। राज्य में जो चुनाव होता है, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन कराता है, चुनाव आयोग, केंद्र का। लेकिन मान लीजिए बिहार में पंचायत का चुनाव होगा तो कौन करवाएगा, राज्य बिहार चुनाव आयोग, ठीक है। दिल्ली में जो चुनाव होगा उसको कौन कराएगा, दिल्ली वाला चुनाव आयोग। समझ गए। तो ये किया गया। राज्य सरकार को अपने अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकाय को देना पड़ा। जो राज्य सरकारें थी उनको कुछ पैसा देना पड़ा और कुछ अधिकार भी देने पड़े। पैसा क्यों देना पड़ा, मान लीजिए बिहार में बना, अब बिहार में आपको रोड बनाना, और ये रोड या स्कूल कौन बनाएगा, वो पंचायत बनाएगा। इस पंचायत में स्कूल की कमी है और इस पंचायत में रोड की कमी है, कौन बनाएगा, पंचायत का मुखिया उखिया बनाएगा। तो इनके पास पैसे कहां से आएगा, तो राज्य पैसे देगा इसको। कौन पैसे देगा, राज्य पैसे देगा। समझ गए। राज्य कहां से पैसे देगा, तो याद करो आर्टिकल 280, राज्यों को मिलेगा और राज्य फिर इसमें से इसको देगा। समझ में आया। तो ये पैसा देगा इसको, ठीक है। तो ये अपना स्कूल बनाएगा और ये अपना रोड बनाएगा। तो अधिकार भी दिए और पैसा भी दिया। समझ में आ गया। चलिए अब देखो ग्राम पंचायत क्या है। प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, इसी को बोलते हैं सरपंच, ठीक है। कई वार्ड कमिश्नर चुने जाते हैं, वार्ड कमिश्नर चुन के फिर आगे सरपंच बनाते हैं, ठीक है। पंचायत समिति क्या होती है, तो कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन करती है। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत समिति करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, फिर इसमें ब्लॉक पंचायत होता है, ठीक है, और फिर ऊपर में क्या होता है, जिला पंचायत, ठीक है। ये छोटा छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये जिला पंचायत। ग्राम में मुखिया उखिया बनते हैं, क्या बनते हैं, मुखिया उखिया, ठीक है। और एक होता है वार्ड पंचायत भी होता है, वार्ड सदस्य। चलिए बच्चा, अब पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या है। पंचायत तो बन गया, इसके सामने दिक्कत क्या है, जागरूकता का अभाव है। क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करना है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, गाँव में से कोई खड़ा हो जाता है। समझ गए। धन का अभाव है, राज्य सरकारें टाइम टाइम पे पैसा नहीं देती है, जब पैसा नहीं देगा तो काम कैसे करवाएगा, ठीक है। अधिकारियों की मनमानी, जाता है काम करवाने के लिए, जो अधिकारी है बड़े बड़े वो मनमानी करते हैं कि नहीं काम करेंगे, फाइल को नीचे में रख देते हैं। जन सहभागिता में कमी, लोगों का साथ भी नहीं मिलता है कभी कभी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता नहीं देना, पैसा ही नहीं देता है, ठीक है। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, कई बार तो चुनाव भी बार 5-5 साल पे नहीं होते, ठीक है। जिला परिषद, किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। याद आया, ग्राम ब्लॉक इन सब से गठन होता है।
तो जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा का जो एमएलए होगा वो भी वहां तक होगा, उसके भी कुछ अधिकारी उसमें शामिल होंगे कि पूरे जिले का डेवलपमेंट कैसे करना है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का ही राजनीतिक प्रधान होता है, जिसको जिला परिषद पार्षद बोला जाता है। नगर निगम पता है ना, शहर के लिए। ठीक है, इस प्रकार स्थानीय शासन प्रणाली वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। छोटे शहरों में नगर पालिका कहलाती है, बड़े शहरों में दिल्ली में नगर निगम कहलाती है। अगर आपके गांव शहर है तो वहां पे नगर पालिका कहलाती है। ठीक है, नगर पालिका में क्या होता है, यहाँ भी चुना जाता है। तो सबसे इसमें क्या होता था, हर जगह अलग अलग है। जैसे मान लो कि मेरा एक शहर है जयनगर, तो जयनगर है ना 14 वार्ड में बटा था। कितने वार्ड में बटा था? 14 वार्ड में। तो 14 वार्ड में पहले क्या होता था, 14 वार्ड अध्यक्ष चुने जाते थे, या वार्ड अध्यक्ष या वार्ड सदस्य। ठीक है, और ये वार्ड सदस्य ना एक मेयर को चुनता था। किसको चुनता था? मेयर को। ठीक है, ये 14 मेयर को चुनता था और उप मेयर को चुनता था। किसको चुनता था? उप मेयर को। ऐसे होता था पहले, कई जगह पे आज भी ऐसे चलता है। कई जगह पे क्या हो गया, अब इस बार से क्या हो गया है कि जयनगर में 14 वार्ड है। ठीक है, 14 वार्ड में 14 तो वार्ड सदस्य चुने ही चुने जाएंगे, प्लस मेयर का भी चुनाव होगा। मेयर का भी क्या होगा? चुनाव होगा। पहले ये 14 वार्ड मेयर को चुनते थे, अब मेयर का चुनाव होगा। जनता वोट डालेगी किसके लिए? मेयर के लिए। बात समझ में आ गया? तो यही होता है। तो नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और ऐसे पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? मेयर। ठीक है, ये हो गया अप्रत्यक्ष तरीके से और ये हो गया प्रत्यक्ष तरीके से। तो मेयर का चुनाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिल्ली में अब मेयर का चुनाव नहीं होता है। दिल्ली में अब जितने भी वार्ड कमिश्नर है ना, वार्ड अध्यक्ष, वो मेयर को चुनते हैं। देखना पड़ेगा बच्चा। खत्म, टाटा बाय बाय।